हाँ तो प्यारे बच्चों डीके एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का एग्जाम के व्यू से एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें से आपका 100% जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें से 50 क्वेश्चन आपको जवाब देना रहेगा ऑब्जेक्टिव में। जिसमें से ये वीडियो अगर आप फुल देख लेते हैं तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि 40 क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, और वही बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप जस्ट इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप क्लिक करके आप अगला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें कि आप सब्जेक्टिव वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो का सारे हिसाब का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आप ये वीडियो को देखिए और बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से आप समझेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले हम सांख्यिकी से लेते हैं जिसमें मीन, मीडियन, मोड, परिसर ये सब चीज़ पूछा जाता है। माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर ये सब क्वेश्चन रहता है। जैसे रहता है, मान लीजिए कि तुम्हारे एग्जाम में कोई नंबर दिया रहता है और उसका कहता है माध्य फाइंड करें, माध्यक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें और परिसर ज्ञात करें और वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है। कभी पूछ जाता है माध्य निकाला, कभी माध्यक निकाला, कभी बहुलक निकाला, कभी परिसर निकाला और कभी वर्ग चिन्ह निकाला। इस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। देखिए माध्य हम कैसे निकालते हैं। माध्य में कोई नंबर दिया रहता है, डाटा दिया रहता है, जैसे 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, इस प्रकार का डाटा दिया हुआ है। और ये डाटा का कह रहा है कि माध्य फाइंड करें, मतलब कि माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, ऐसा रहता है। और इसका ऑप्शन भी दिया रहता है। तो ऑप्शन तो आपको कुछ भी दिया जा सकता है, उसमें एक ऑप्शन सही रहेगा, उसको टिक आउट करना है, रंगना है। इसमें करना क्या है कि माध्य निकालने के लिए तो पहले आना चाहिए कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो ये जितने भी नंबर है इस नंबर को पहले ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए टोटल को। देखिए 4 3 7, 7 5 12, 12 7, 12 7 19, 19 2 21, ये सबको जोड़ करके 21 वैल्यू आता है। और ये कितने पीस है, 1 2 3 4 5, ये 5 पीस है। ये 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने तो आ रहा होगा, डिवाइड कर लीजिए। 5 से इसे डिवाइड कर लीजिए 21 को, 5 4 जा 20, यहाँ पे 2 में 2 गया कैंसिल, 1 यहाँ पे पॉइंट लगाइए तो 0, 5 2 जा 10, इसका आंसर आ जाएगा 4.2। इस प्रकार से माध्य निकालने आएगा। माध्य का मतलब होता है टोटल को जोड़ना है और जितना पीस होगा उससे डिवाइड कर देना है। तो आप माध्य निकालने के लिए जान जाएंगे। इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन रही माध्यक निकालने के लिए। माध्यक 2 टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक तो रहेगा इवन में, एक रहेगा ऑड में। देखिए इवन और ऑड में क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि यहाँ पे 2 4 5 4 3 2 कुछ भी दिया रहे, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 7 भी लगा हुआ है, ऐसा है। इसका कह रहा है माध्यक फाइंड करने, माध्यक ज्ञात करने। तो हम माध्यक इसका कैसे निकालते हैं। देखिए माध्यक में हम क्या करते हैं, इस नंबर को सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में जैसे कि सबसे पहले 2 है, 2 के बाद फिर से दोबारा 2 लिखा गया तो फिर से 2 लिख देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है 3, तो फिर 3 लिख लेंगे। फिर क्या है 4 है, फिर एक बार और 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। देखिए सबसे छोटा आगे, उससे बढ़ते हुए क्रम में ये सजा चुके हैं। अब काउंट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि सही लिखे हैं या गलत। जैसे यहाँ 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 1 7, इसका मतलब ये सजा हुआ सही है। और आगे से कोई भी नंबर रहे उससे मतलब नहीं है, ये नहीं कि इसके बराबर ये रहेगा तभी कटेगा। आगे और पीछे का ऐसे काटते जाइए, दोनों तरफ से काटते जाइए। जो बीच का रहेगा वैल्यू वही तुम्हारा माध्यक का आंसर होगा। ठीक है, ऐसे माध्यक निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का माध्यक तो निकल जाता है कि दोनों तरफ असेंडिंग ऑर्डर में सजा के दोनों तरफ से काट देंगे तो 4 आंसर होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आगे और पीछे काटते जाते हैं, कुछ भी आंसर आ जाता है। ऐसे नहीं करना है। फर्स्ट क्रम असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, सेकेंड क्रम में क्या करना है, दोनों तरफ से कटाना है। जो बीच वाला रहेगा उसका मतलब वही सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी का ठीक देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक डिजिट को हटा दिया गया, सपोज दैट ये 7 को हटा दिया गया। अब कह रहा है इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। अब इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें होता क्या है कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, जैसे पहले सजाते हैं तो क्या आ जाएगा 2 2 4 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 4, उसके बाद 3
3 भी है तो 3 इसके आगे होगा, 4 के आगे। फिर से ध्यान दीजिए, इसको समझिए। यहाँ पे 2, उसके बाद ये 2, फिर उसके बाद इससे ग्रेट है 3, उसके बाद है 4, फिर 4, फिर 5। अब इसको कटाइए। देखिए इधर का एक कटा, इधर का एक कटा, इधर का एक कटा, इधर का एक कटा, दोनों तरफ से बराबर डिजिट को काट दिए। अब बीच में जो नंबर बचा 2 पीस, ये दोनों को अगर काट देते हैं तब तो तुम्हारा रिजल्ट 0 हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर बीच में डबल पीस बच जाए तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। दोनों को क्या करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड। अगर 2 पीस बचे तो दोनों को जोड़ के 2 से बांट। जैसे 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 पीस है इसलिए 2, तो यहाँ हो जाएगा 7/2। अगर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में माध्य और माध्यक आपने समझ गए होंगे कि माध्य ऐसे निकाला जाएगा, माध्यक कैसे निकाला जाएगा। दोनों कंडीशन समझिए। और इसके बाद आता है बहुलक। बहुलक जो आता है, बहुलक में कह रहा है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक कहलाता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन है 2 3 2 4 2 5 3 7 2, इसका पूछ रहा है बहुलक क्या होगा, बहुलक ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो ज्यादा बार लिखा गया हो। अब ध्यान दीजिए कि इस नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो कई टाइम्स लिखा गया है, ज्यादा टाइम्स लिखा गया है। देखिए 2 कितने बार लिखा गया है, 2 है, 1 यहाँ, 2 3 और 4। 2 जो है 4 पीस है, 3 कितने पीस है, 3 2 पीस है, और 3 2 पीस है, 1 2, और बाकी तो 1 1 पीस है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 2 4 टाइम्स लिखा गया है। मतलब जो भी डिजिट सबसे ज्यादा बार लिखा गया हो वही बहुलक कहलाता है। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। बहुलक को डीप से फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 3 है, 7 है, फिर से 3 है, 8 है, फिर से 3 है, ऐसा है। अब इसमें पूछ रहा है बहुलक कौन सा होगा। तो बहुलक में क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर ज्यादा टाइम्स लिखा गया है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 मेनी टाइम्स लिखा गया, बहुत बार लिखा गया। 1 2 3 4 पीस है 3, इसीलिए 3 हो जाएगा आंसर। जो कई बार रिपीट हुआ है ना, सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है ना वही बहुलक होता है। तो हम देखिए अभी तक 3 टॉपिक पे बात की है। पहला माध्य में क्या करना है, सभी नंबर को जोड़ के जितना पीस है उतना से डिवाइड कर देना है। माध्यक में क्या बताए, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, दोनों तरफ से काट देना है, बीच वाला आंसर होगा। अगर बीच में 2 पीस रहेगा तो दोनों जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। और बहुलक में क्या बताए, देखना है कौन सा नंबर कई बार आया है तो उसको बहुलक कहेंगे। और वर्ग चिन्ह में क्या होता है, वर्ग चिन्ह में कोई 2 नंबर दिया रहता है और उसका पूछता है वर्ग चिन्ह। सपोज दैट ये देखिए वर्ग चिन्ह कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 45 और 55 ऐसा लिख दिया और कहेगा इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह क्या होगा, ऐसे लिख दिया। तो वर्ग चिन्ह में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है कि ये दोनों पीस को ऐड कर देना। ये माइनस मत समझना, ये लिखा हुआ है से, कहने का मतलब 45 से 55, 45 to 55 ये लिखा हुआ है। ये नहीं कि माइनस लिखा हुआ है, माइनस नहीं कर देना बल्कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि दोनों नंबर को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 45 + 55 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, 100। इसको जोड़ के देख लीजिए, 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसको कटा देंगे तो 50 टाइम्स में कट जाएगा, इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 50। तो वर्ग चिन्ह से भी तुमको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। माध्य आ सकता है, माध्यक आ सकता है, बहुलक आ सकता है, वर्ग चिन्ह आ सकता है। अच्छा, एक परिसर छूट गया। ये परिसर में कुछ नहीं है। परिसर में सबसे बड़ी नंबर जो है उसमें सबसे छोटी नंबर को घटा देना है। परिसर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे 2 है, 5 है, 4 है, 7 है, 8 है, 6 है। इसमें कहेगा परिसर क्या होगा, परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन है, परिसर ज्ञात करें। परिसर में क्या करना है, सबसे ग्रेट नंबर को राउंड ऑफ कर देना है। सबसे ग्रेट नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर को राउंड कर दिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, हो गया राउंड। तो सबसे बड़ा कौन है, 8, और सबसे छोटा कौन है, 2। घटा देंगे कितना हो जाएगा, 6। इस प्रकार परिसर निकल जाएगा 6। हम यहाँ पे क्या सीखे, परिसर में सबसे बड़ा नंबर में सबसे छोटा नंबर को माइनस कर देंगे तो परिसर निकल जाएगा। कितना फास्टली सॉल्व हो रहा है ये परिसर निकालने की, कोई भी झंझट खत्म। परिसर निकालने में बड़ा नंबर लिखना है, छोटा नंबर को घटा देना है। देखिए कभी कभी बच्चे परिसर में कहाँ कंफ्यूज करते हैं। 3 7 4 0 2 5
8 7 ऐसा दे दिया। इसमें कहेगा परिसर ज्ञात करना, तो इसमें परिसर निकालने के लिए सबसे ग्रेट नंबर क्या है उसको राउंड कीजिए। देखिए यहाँ भी ग्रेट है, यहाँ भी ग्रेट है, दो जगह ग्रेट है, ऐसा नहीं दोनों ग्रेट को ऐड कर देना है, कोई एक को राउंड ऑफ कर दीजिए, कर दिए। और जो सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 0 है इसको राउंड ऑफ कर दिए, सबसे ग्रेट में सबसे स्मॉल को माइनस कर दीजिए, तो 8 में 0 जाएगा। आप जानते होंगे कि 8 में 0 गया मतलब 8 में कुछ भी नहीं घटा, तो इसका मतलब इसका आंसर 8 आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं 8 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो गलत हो जाएगा ना, 8 में 0 जाएगा तो 8 ना होगा। ऐसे गलती करते हैं बच्चे का, मतलब जिसका बेसिक मजबूत नहीं रहता है वो जानता है 8 में 0 गया तो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 8 में 0 जाएगा तो 8 ही होता है। मल्टीप्लाई में 8 इंटू मल्टीप्लाई 0 तो 0, सब्ट्रैक्शन में 0 नहीं। चलिए माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर से आप समझ गए। अब माध्य में कुछ और भी यूनिक क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए थोड़ा यूनिक क्वेश्चन पर जाइए। ये यूनिक क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के अधिकांश बच्चे 80% बच्चे सही करते हैं, 80% गलत करते हैं और 20% सही करते हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन रहता है जो बच्चे की कंफ्यूज वाली बात रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 2 है, फिर 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर से 4 है, ऐसा दे दिया, और यहाँ पे 5 दे दिया। इसका कह रहा है बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन अगर रहता है तो इसमें जो है बच्चे जो है 20% बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी जो है 80% बच्चे गलत करके रख देते हैं। इसमें है क्या बात, बहुलक। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो ज्यादा बार लिखा गया है वही बहुलक है। तो यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम से लिखा गया है, 2 लिखा गया है 3 टाइम्स, और 4 कितने टाइम से लिखा गया है, 4 भी देखिए 3 टाइम। अब तो भाई कंफ्यूज पड़ गए कि 2 होगा आंसर या 4 होगा। 2 का भी 3 वोटिंग है और 4 का भी 3 वोटिंग है। अब 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम बहुलक इस तरीके से नहीं निकालते हैं, तो ये बहुलक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बहुलक नहीं निकलेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका माध्य निकाल लेते हैं, फिर माध्यक निकाल लेते हैं अपने तरीका से, फिर बहुलक का एक स्पेशल फार्मूला लगाते हैं, तब बहुलक निकलता है। पहले इसका माध्य निकाल लीजिए। पूछ रहा है बहुलक लेकिन निकालना है माध्य, तो माध्य निकाल लीजिए पहले। तो माध्य के लिए क्या बताए थे, सबको जोड़ना है, जितना पीस है उतना भाग। याद कीजिए पहले जो बताए 5 4 9 4 13 2 15 2 17 और 17 4 17 18 19 20 21 21 और 2 23 23 हो गया। और ये है कितना पीस, 1 2 3 4 5 6 7 पीस है। 7 से 23 में डिवाइड कीजिए, 7 डिवाइडेड बाई 23 तो कितना होगा 3, 7 3 जा 21, यहाँ पे 2.04 28 नहीं 4 तो नहीं खाएगा, 3 खाएगा। 4 कैसे 3 खाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। 3 भी नहीं होगा, बहुत आगे जा रहा है, 2 खाएगा, ठीक है 2 खाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, पॉइंट लगा हुआ, एक अंक और भी लगा देते हैं 0, 7 5 35 7 8 56 8 56। इसी तरह मतलब 3.28 क्या आ गया, माध्य आ गया। माध्य तो समझ गए। अब माध्यक में हम क्या बताए थे, माध्यक में हम बताए थे कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना और कटाना। पहले असेंडिंग ऑर्डर में स्पीडली सजा लीजिए। तो 3 बार 2 2 2, उसके बाद 3 बार 4 4 4 4 4 4, उसके बाद एक लास्ट में 5 है तो 5 लिख दिया। इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसके काटिए, मिडिल में क्या बचा 4। तो ये तुम्हारा 4 क्या आया, माध्यक आया। तो माध्य और माध्यक हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए बहुलक निकालना है। बहुलक बराबर एक स्पेशल फार्मूला है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। इसको याद रखना है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो और लिख लीजिएगा कॉपी में। तो 3 इंटू माध्यक का वैल्यू कितना है, माध्यक का वैल्यू 4 है, माइनस 2 इंटू माध्य का वैल्यू कितना है 3.2 है, 3.2 है। तो यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 और 3 2 जा 6 6। चेक कर लेते हैं एक बार और। 4 3 जा 12, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई कर दिए, गुना तो समझ रहे होंगे। 12 में 6.56 घटाइए। किसी बच्चे को 12 में 6.56 घटाने आता है क्या, बहुत बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 12 में कैसे घटाएंगे 6.56। तो क्या कीजिए 12 के लास्ट में डिस्मल धर दीजिए और उसके बाद 6.56 रख दीजिए, यहाँ डबल जीरो लगा के माइनस कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे 9 9 में 5 गया 4, और यहाँ कितना बचा 11 में 6 गया 5, मतलब 5.44। देखिए
इसका बहुलक आंसर आ गया 5.44। ऐसे आंसर बच्चे अधिकांशतः बच्चे गलत करते हैं, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा यूनिक होता है। उसके बाद देखिए हमने बहुलक बता दिए कि ऐसा रहे, अगर 2 बार कंफ्यूजन वाली बात हो तो उसमें हम माध्य भी निकालते हैं, माध्यक भी निकालते हैं और बहुलक का स्पेशल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए बहुलक निकालने की ये तो तरीका बता दिए, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो अभी बताए इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अगला बहुलक से रिलेटेड जो फार्मूला से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, यदि 4 माध्यक हो तथा 3 माध्य हो तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक क्या होगा, ऐसा रहेगा आपके क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब माध्यक दिया दे रखा है और माध्य दे रखा है और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बहुलक पूछ रहा है। तो देखिए इसमें बहुलक क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए हम बहुलक का फार्मूला लगा देंगे। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। कहने का मतलब 3 इंटू माध्यक कितना है, माध्यक है 4 माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 3 4 जा 12 माइनस 2 3 2 जा 6, 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। इस प्रकार से बहुलक हम फाइंड कर लेंगे, 6 आंसर हो जाएगा। मतलब 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, इसको याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, ये सब डिलीट कर देगा, डायरेक्ट ऐसा लिख देगा और यहाँ पे इसको डिलीट कर देगा, यहाँ पे डॉट डॉट लिख देगा कि इसमें क्या भराएगा। भाई ये फार्मूला याद रहेगा तब तो इसको भर पाओगे, इसमें क्या भराएगा, ऐसे लिखा हुआ है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस घर में क्या भराएगा, तो यहाँ पे हम फार्मूला अगर याद रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे माध्यक भराएगा, 3 गुना माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। कभी कभी ये माध्यक को लिख देता है, यहाँ पे मान लीजिए माध्यक यहाँ लिख देगा और यहाँ का माध्य को हटा देगा और कहेगा इस जगह डॉट डॉट कर देगा कि इसमें क्या भराएगा। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ दिखा रहेगा, माध्यक बहुलक परिसर लिखा रहेगा। अब तुमको भरना रहेगा, तो आपको पता है कि यहाँ माध्य भराता है, आगे में माध्यक पीछे में माध्य, तो यहाँ पे माध्य लिख देना। कभी कभी ये 2 हटा देता है, तो वहाँ 2 भरने के लिए, मतलब ये फार्मूला को आपको माइंड में रखना है, इसका कहीं का भी डिजिट हटा करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे कई सारे क्वेश्चन निकलेंगे, यहाँ से हट जाएगा 3, मान लीजिए यहाँ से हट जाएगा, या मान लीजिए ये हट जाएगा, या तो मान लीजिए ये हट जाएगा, या तो ये माइनस से हटा देगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी दे देगा, मान लीजिए यहाँ से बहुलक हटा देगा। तो इस फार्मूला को भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि ये फार्मूला आपको रखना है, ध्यान से ले लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए बहुलक का फार्मूला और इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ऐसा फार्मूला को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, 3 टॉपिक पर इसमें बात हो सके, मतलब चल सकेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक के बाद आपको एक्स निकालने की बारी आती है। एक्स निकालने की कई सारे नंबर दे देते हैं और उसमें कहता है एक्स फाइंड कीजिए। जैसे देखिए 4 5 x 3 2 ऐसा दे दिया और कह रहा है का माध्य कितना है, माध्य मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो x ज्ञात करें या x का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे कोई x का मान निकालना है। इसमें आपको करना क्या है, x निकालने के लिए जो माध्य है 5, ये 5 सब में डाल दीजिए सारे नंबर में। पहले इसको लिख लीजिए ऐसे सीधा लाइन खींच करके, 4 5 x 3 2 लिख दिया, ये सारे 4 5 x 3 2 और माध्य जितना 5 है ये सब में 5 डाल दीजिए एकदम फटाफट, 5 5 5, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, इधर भी ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25। इसको ऐड कीजिए 5 4 9 3 12 2 14 प्लस x, ये तो x है ना, तो ये 14 हुआ, इधर 25 हुआ, तो ये बराबर बीच में लगा दीजिए। इस तरह का इक्वेशन आपको बन गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ 1 11 आ जाएगा आंसर। इस तरह से x निकालने के लिए आएगा तो सब में 5 5 जोड़ देना है, ठीक है। या आपको ये कंफ्यूज हो रहा है x क्या होता है, नहीं उतना नहीं है, बेसिक कमजोर है, तो आप क्या करें ना कि इस सबको जोड़ दें, सीधा जोड़ करके जो आंसर आएगा उसको लिख लें। मान लीजिए जोड़ करके आंसर आया 11, सबको जोड़ेंगे तो 11, x तो नहीं जुटेगा, 11 आया। और ये जो 5 है ना, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 पीस है और यहाँ भी 5 है, ये 5 पीस है ना, 1 2 x मिला के 3
4 5, ये 5 पीस है और यहाँ माध्य भी 5 है, तो ये 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आया 25। 25 में जो इसका जोड़ था उसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। इस ढंग से, इस ढंग से आप एक्स निकाल सकते हैं। कैसे? हाँ, ये एक्स निकाल सकते हैं इस तरीका से, समझ गए कि ऐसे एक्स निकाला जाता है, एक्स का वैल्यू। और अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जाता है, देखिए अब इसके बाद आता है कौन सा क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट से क्वेश्चन अगला साल उठाया गया है, अगले जो एग्जाम हुआ था इसके प्रीवियस एग्जाम में क्वाड्रेंट से क्वेश्चन था। क्वाड्रेंट में ये अगला जो इसके बाद है, ये हम क्वाड्रेंट से रिलेटेड बता रहे हैं। क्वाड्रेंट अगले साल पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको क्वाड्रेंट को समझना पड़ेगा, तभी तो क्वाड्रेंट का जवाब दे पाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। देखिए ये क्वाड्रेंट का ये वाई होता है और नीचे वाला वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड होता है ये एक्स एक्सिस होता है और अगले साइड में एक्स होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करता है, ये भी पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करता है, ये निगेटिव को इंडिकेट करता है और ये निगेटिव को इंडिकेट करता है। अब देखिए ये वाला कॉलम को देखिए, पहले x का वैल्यू लिखना है फिर y का वैल्यू लिखना है। तो यहाँ देखिए x प्लस है और y भी प्लस है, तो ये क्वाड्रेंट प्लस प्लस के रूप में माना जाएगा। और ये वाला क्वाड्रेंट पहले x का वैल्यू माइनस और फिर y का वैल्यू प्लस, तो इसमें माइनस प्लस से इंडिकेट करेंगे। इसका देखिए x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू माइनस, इसलिए ये क्वाड्रेंट को माइनस माइनस से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पे x का वैल्यू प्लस और यहाँ पे y का वैल्यू माइनस, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस से प्लस माइनस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये इसका सिंबल है, प्रत्येक क्वाड्रेंट का सिंबल होता है, पर्सनल सिंबल। अब इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में उठाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इससे कई सारे क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्वाड्रेंट जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम पाद, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पाद, ठीक है। और इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, ठीक है। और इसको बोलते हैं तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद। ऐसा क्वेश्चन आता है। अब दुनिया के जितने भी नंबर है, एनी नंबर, अगर उसके आगे में माइनस की सिंबल नहीं लगा हुआ है तो आप समझिए कि उसके आगे में प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है। जैसे देखिए 4, 4 का मतलब +4, 3, 3 का मतलब +3, 9, 9 का मतलब +9। कोई भी नंबर है तो उसके आगे में प्लस सिंबल ऑलरेडी लिखा रहता है। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि 4 लिखेंगे तो यहाँ प्लस भी लिखना जरूरी है, ये अपने आप प्लस हो जाता है। अब देखिए आपको क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, वो कैसा पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा जाएगा 4 और 3 ये कौन से पाद में है, कौन सा पाद में है, पाद में स्थित है, स्थित है। ये एक बिंदु है और ये पूछ रहा है कि ये बिंदु कौन सा पाद में जाएगा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, स्थित है। तो देखिए 4 के आगे में क्या छिपा हुआ है, प्लस, और 3 के आगे में क्या छिपा हुआ है, प्लस प्लस। ये प्लस प्लस कहाँ दिखाई दे रहा है, प्रथम क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट पाद में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब इसका आंसर होगा प्रथम पाद। अब सेकंड में देखिए, अगर सपोज दैट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा -4 -3 ये किस में जाएगा, तो देखिए दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस माइनस यहाँ पे देखिए इसका माइनस और इसका माइनस, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तृतीय पाद में, तो तृतीय में चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहेगा 4 - 3 ऐसा दे देगा, इसका मतलब 4 के आगे में क्या है, 4 के आगे में प्लस है और 3 के आगे में क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, देख लीजिए प्लस माइनस, यहाँ है प्लस माइनस, चतुर्थ पाद में ये जाएगा, ये वाला पॉइंट चतुर्थ पाद में जाएगा। अगर सपोज दैट आपको क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 दे देगा, पीछे में -3 या -4 और यहाँ पे 3, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, कभी पीछे माइनस कभी आगे माइनस। यहाँ पे आगे प्लस हो गया और पीछे माइनस हो गया, और यहाँ पे आगे माइनस है और पीछे प्लस है। अब देख लीजिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस ये वाला आगे वाला ये जो पॉइंट है प्लस माइनस, ये चतुर्थ पाद में है, ये माइनस प्लस है, इसलिए ये किस में जाएगा, द्वितीय पाद में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये क्वाड्रेंट से ऐसा क्वेश्चन उठा रहा है, ये अगले साल का क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए इससे कुछ यूनिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब तुमको कुछ यूनिक क्वेश्चन क्या पूछ देता है, अब कहता है कि यहाँ पे जो है ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम है जो दोनों एक्सिस जहाँ से गुजरता है, जहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गुजरता है, ये वाला पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑरिजिन, ऑरिजिन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। तो अंग्रेजी से मतलब नहीं है, बिहार बोर्ड के बच्चे हिंदी में
ही लिखते हैं, ज़्यादातर एग्जाम देते हैं। तो आप मूल बिंदु याद रखें कि दोनों क्वाड्रेंट जहाँ से पास करती है उसको मूल बिंदु कहते हैं, और इसका जो क्वाड्रेंट वैल्यू होता है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 0 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशन क्या होती है, क्वेश्चन पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशन क्या होती है, इसका आंसर होगा 0 0। ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु का आंसर हो जाएगा 0 0। कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे लिख देगा 4 और यहाँ पे 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। कभी कभी लिख देता है 0 और यहाँ पे 5, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर पीछे 0 रहे, याद रखिएगा, अगर पीछे 0 रहे तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में जाएगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा, तो इसका हो जाएगा एक्स अक्ष, आंसर एक्स अक्ष हो जाएगा। अगर आगे 0 रहे तो पीछे वाला वाई अक्ष आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा बल्कि अक्ष पर रहेगा, ये पॉइंट अक्ष पर रहेगा। पीछे 0 रहेगा और आगे नंबर रहेगा तो एक्स अक्ष, और आगे 0 रहेगा पीछे नंबर रहेगा तो वाई अक्ष, ऐसा रहता है। और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड ऐसा भी उठाया जा सकता है, आपको पूछा जाएगा एक्स अक्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। देखिए, एक्स अक्ष में जितने भी दूरी तय किया जाता है इसको बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष में जितने भी दूरी तय करते हैं उसे बोलते हैं कोटि। याद रखिएगा, एक्स अक्ष में तय की गई दूरी, एक्स अक्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है भुज, ठीक है। और वाई अक्ष में तय की गई दूरी, अक्ष में तय की गई दूरी ये कहलाएंगे कोटि। समझ में आया, एक्स अक्ष में जितना दूरी तय करेगा भुज कहलाएगा, वाई अक्ष में जितना दूरी तय कहलाएगा कोटि कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है, तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन उठाया जा सकता है। चलिए क्वाड्रेंट को हटा देते हैं, क्वाड्रेंट के बाद हम नंबर दूसरा टॉपिक लाते हैं जहां से आपको क्वेश्चन उठाया जा रहा है। इसके बाद आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से उठाया जाएगा, न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी में। देखिए, आप याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से हमेशा, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। मतलब इस तरह का प्रोबेबिलिटी, जिसको शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं, ये 0 से क्या होता है, ग्रेट होता है, और 1 से स्मॉल होता है, 1 से ये स्मॉल होता है, ठीक है, 1 से ये छोटा होता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, और 0 से बड़ा होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा और 0 से छोटा होता है, ऐसा याद रखिएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन ऐसा होता है, तो इस टाइप का रहेगा। और तुम्हारे एग्जाम में यही क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा ये बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा रहेगा 0 ग्रेटर देन पी, और यहाँ पे 1 ऐसा लिखा रहेगा, 0 ऐसे पी, और यहाँ पे बराबर 1 0 पी 1, ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन एंड 4 ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो तुमको ये सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट में देखिए, मिला लीजिए बढ़िया से, ये लिखा हुआ है, इसी सिंबल को उल्टा फेरी करके कंफ्यूज करके लिख दिया है नीचे में। इस पे जवाब नहीं देना है, जबकि ये देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से ग्रेट और 1 से छोटा होता है। ऐसा टॉपिक भी उठाया जा सकता है। चलिए, यहाँ से प्रोबेबिलिटी आपका स्टार्ट होती है। प्रोबेबिलिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब इसमें कभी कभी जो है प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होता है, कभी कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर कहेगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन, देखिए कैसा है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है कभी भी। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है माइनस में? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू माइनस में इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो आंसर आती है वो 1 से ग्रेट होना चाहिए, 0 से ग्रेट होना चाहिए और 1 से स्मॉल होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 0 से जब बड़ा होगा तो माइनस थोड़े ना होगा, और 1 से छोटा होगा तो 1 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं आएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसा उठा रहा है, ठीक है। इसमें कौन सी किसी की प्रायिकता नहीं है, किसी की भी प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। इसमें कौन सी किसी की भी प्रायिकता नहीं है? 1 ऑप्शन नंबर 1 में 4, 2 में 3 में -4 और 4 में 3/7, ऐसा दे दिया है ऑप्शन। अब कहेगा कौन सी किसी की भी प्रायिकता नहीं है,
तो हम क्या जान रहे हैं कि प्रायिकता का वैल्यू 1 से ग्रेट नहीं होता है, मतलब 1 से बड़ा नहीं होता है। तो भाई ये 1 से तो बड़ा है ना, 4 है तो 1 से तो बड़ा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 है तो ये 1 से बड़ा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए -4 है, इसका मतलब 0 से भी छोटा है, ये 0 से छोटा है, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, ये नाम बताए हैं। 0 से होना चाहिए बड़ा, ठीक है, और 1 से होना चाहिए छोटा। थोड़ा डीप से समझिए बात को, 0 से होना चाहिए बड़ा और 1 से होना चाहिए छोटा। देखिए ये 0 से तो बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, तो 1 से छोटा ना होना चाहिए, ये तो 1 से बड़ा है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 से भी छोटा है। और ये 3/7 जो है ये 0 से बड़ा है बल्कि 1 से छोटा है। कैसे प्रूव करेंगे कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है? देखिए नीचे का वैल्यू अगर ग्रेट रहे और ऊपर का वैल्यू स्मॉल रहे तो ये 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ऑलरेडी याद रखिएगा। और ये समझना चाहते हैं तो आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिए 3 को, तो 0 पॉइंट खाएगा 428। देखिए 0 से ये बड़ा हो गया ना और 1 से छोटा है, 0.4 है, इसका मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इस प्रकार 3/7 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी में निगेटिव आंसर नहीं होता है, कभी भी निगेटिव आंसर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया रहेगा प्रायिकता है, इसमें से कौन सी किसी की प्रायिकता है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। इसमें कौन सी किसी की प्रायिकता है, इसमें पूछ रहा है किसका प्रायिकता है। तो यह हो जाएगा 3, 7, 5, 3, ऐसे ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे 3/8 है, ऐसा क्वेश्चन है और पूछेगा किसकी प्रायिकता है। तो ये सब तो देखिए 1 से ग्रेट हो गया, तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन में और ये हो जाएगा आंसर। ऐसा प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ये आप प्रायिकता से थोड़ा ध्यान में देख लीजिएगा। प्रायिकता में क्या होता है, 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा, 0 से 1 से छोटा, 0 से बड़ा। देखिए फास्टली बता रहे हैं, इस वजह से कुछ थोड़ा सा मतलब स्पीड चल रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कत हो रहा है। जरा ध्यान से फिर से समझ लीजिए, बहुत बच्चे फास्टली में नहीं समझे होंगे। 0 से वैल्यू का क्या होगा, बड़ा होगा और 1 से वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। यही होगा प्रोबेबिलिटी। 0 से बड़ा और 1 से छोटा तभी होता है जब ऊपर स्मॉल और नीचे ग्रेट हो, ऊपर स्मॉल और नीचे ग्रेट हो, ऊपर स्मॉल और नीचे ग्रेट हो। इस तरह का ऑप्शन ही प्रोबेबिलिटी होता है, बाकी प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। चलिए प्रायिकता के बारे में समझिए। अब प्रायिकता से थोड़ा हट जाते हैं और चले जाते हैं परमेय संख्या पे। हो गया, आगे बताएं। देखिए बच्चों अब यहाँ से चले आते हैं हम परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परमेय संख्या किसको कहते हैं? अगला साल का भी क्वेश्चन को जरा रिपीट कीजिएगा, मेरे पर ये वीडियो देखने के बाद अगला साल का क्वेश्चन भी रिपीट कीजिएगा, उसमें देखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है। परमेय संख्या किसको कहते हैं? एक हो गया परिमेय और दूसरा हो जाता है अपरिमेय। ये तो 9 क्लास का चीज है और ये 10th में आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही आसान लगेगा आपको पढ़ने में। परिमेय संख्या जो है रूट के अंदर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या रूट के अंदर नहीं होगा, जबकि अपरिमेय संख्या रूट के अंदर होगा। अपरिमेय संख्या में मान लीजिए रूट 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, याद है क्या? 1.732 होता है ना, पॉइंट में आ रहा है। तो अपरिमेय संख्या छोड़िए, ये इसका रूट नहीं निकल पाएगा सही से, ये तो डिसिमल में निकल रहा है भाई। रूट 3, रूट 5, रूट 2, रूट 7 और पाई भी, ये सारे नंबर जो होते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। मतलब रूट लगा हुआ है और वो बाहर नहीं हो पा रहा है तो ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक पाई भी अपरिमेय संख्या है, इतना बात ध्यान रखिएगा। और परिमेय संख्या में क्या होता है, मान लीजिए आपको यहाँ भी रूट लगाया है 4, तो आप जानते हैं रूट 4 का क्या होता है, मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। ये तो क्लियर वर्गमूल निकल रहा है, तो ये रूट थोड़े ना रहा, ये तो वर्गमूल निकल गया। इसके मतलब रूट 4 क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 9 इसका क्या होता है, 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3। क्लियर? तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। रूट यहाँ भी लगाए, रूट यहाँ भी लगाए, लेकिन इसका क्लियर वर्गमूल नहीं निकल रहा है, डिसिमल में निकल रहा है, ये अपरिमेय संख्या। इसका क्लियर वर्गमूल निकल रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। ये सारे अपरिमेय संख्या। 3/7 अपरिमेय संख्या, 7/2 अपरिमेय संख्या, -3/7, सॉरी ये तो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, इधर अपरिमेय टर्म में चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जिसमें रूट लगा रहे और रूट का वर्गमूल होता रहे परिमेय, रूट लगा रहे रूट का वर्गमूल होता रहे परिमेय। ऐसे नंबर दिया रहे फ्रैक्शन में परिमेय, माइनस में परिमेय,
और यहाँ तक 22/7 जो होता है ये भी परिमेय, ये भी है परिमेय संख्या 22/7। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई को अपरिमेय संख्या में रखा गया है। देखिए पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन ये जानिए कि पाई को अपरिमेय श्रेणी में रखा है और 22/7 को परिमेय श्रेणी में रखा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 22/7 कौन सी संख्या है, तो आंसर आएगा परिमेय, जबकि पाई लिखा रहेगा कौन सी संख्या है, तो आंसर आएगा अपरिमेय। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे 22/7 परिमेय होता है, इसी का पाई जो वैल्यू है वो परिमेय संख्या है। अब इससे रिलेटेड इतना इजी से थोड़ा हार्ड भी कर सकता है क्वेश्चन। देखो हार्ड में क्या कर देता है, लिख देगा 2πr कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे फटाक से पाई देखिए, अगर पाई नजर आ गया तो फट से बोल दीजिए अपरिमेय, तो ये संख्या हो जाएगा अपरिमेय। समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में पाई नजर आ जाए तो अपरिमेय हो जाएगा। मान लीजिए 3 - 2 पाई, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई -8 कुछ भी लिख दिया, पाई -8 अपरिमेय। पाई नजर आया और अपरिमेय पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, पाई के अलावा सिर्फ नंबर नजर आया, ऐसा नंबर देखिए खाली नंबर दिख रहा है, यहाँ भी नंबर दिख रहा है, इसका आंसर परिमेय होगा। ठीक है, पाई रहेगा तब वो परिमेय। चलिए परिमेय और परिमेय पे डिस्कशन कर लीजिए। तो अभी तक हम क्या क्या बताए, माध्य बताए, माध्यक बताए, बहुलक बताए, परिसर बताए, वर्ग चिन्ह बताए, परिमेय बताए, अपरिमेय बताए, और लास्ट में कुछ क्वाड्रेंट के बारे में बताए, कौन सा नंबर किस क्वाड्रेंट में जाता है। इतना ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कभी मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, मेंसुरेशन से कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मेंसुरेशन से पूछा जाता है, मान लीजिए यदि दो वृत्तों की त्रिज्या है, वृत्तों की त्रिज्या 3:2 अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दिखाई कम देता होगा, ये बात हम मानते हैं, बट हम जो बोल रहे हैं वो तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या इस अनुपात में है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब कि क्षेत्रफल कितने अनुपात में होगा। तो ध्यान रखो बच्चों, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर तुमको यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जाए कोई भी तरह का, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, किसी से भी रिलेटेड अगर यहाँ पे तुमको दिया रहे क्वेश्चन और तुमको क्षेत्रफल पूछा जाए, तो क्षेत्रफल में डायरेक्ट हिट करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका स्क्वायर चढ़ा देना है। मतलब कि 3 पर स्क्वायर और 2 पर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। क्षेत्रफल पूछा जाएगा, एनी क्वेश्चन पे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो स्क्वायर चढ़ा देना है, क्लियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन क्षेत्रफल में दिया रहे, कोई भी क्वेश्चन अगर क्षेत्रफल में दिया रहे और कोई भुजा पूछ दे, त्रिज्या का अनुपात पूछ दे, तो उस स्थिति में क्या करना है, रूट कर देना है। जैसे देखिए क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। और इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है, क्षेत्रफल अगर दिया रहे, त्रिज्या पूछ रहे हैं, तो इसमें रूट चला देना है। 4 का रूट रेशियो 9 का रूट, इसका मतलब 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3। कभी कभी ये क्वेश्चन को ऐसे भी कर देता है, थोड़ा सा टफ कर देता है, रूट निकालने में प्रॉब्लम होने लगते हैं बच्चे को, 3 लिख दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो एक काम कीजिए, 3 पर रूट चला दीजिए और 4 पर भी रूट चला दीजिए। देखिए 3 का रूट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, 3 का रूट क्या होता है 1.732, डिसिमल में लिखना नहीं है, डायरेक्ट रूट 3 और 4 का क्या हो जाएगा 2, ऐसा निकाल सकते हैं। रूट में छोड़ दीजिए, अगला बिना रूट में। कभी कभी दोनों तरफ नहीं निकलता है, मान लीजिए यहाँ 2 और यहाँ पे 3 लिख दिया, अब देखिए यहाँ दोनों तरफ रूट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रूट में ही आंसर आएगा, इसका आंसर होगा √2 √3, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट हिट हो गया। समझ में आ गया।
हम क्या समझे कि त्रिज्या पूछे, भुजा पूछे, कुछ भी पूछे, नीचे में अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो रूट चढ़ाना है, अगर क्षेत्रफल निकालना रहे तो जो भी नंबर रेशियो में दिया है उसका स्क्वायर कर देना है। बस दो बात याद रखना है यहाँ पे। चलिए, मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब मेंसुरेशन से थोड़ा हट जाते हैं। मेंसुरेशन से हटने के बाद आपको अगला जो है क्वेश्चन, मतलब कि उसमें दिया गया, यह आ सकता है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिर इसके बाद एपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से। तो एपी से क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा? एपी से क्वेश्चन, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में पढ़ाई तो हुआ नहीं बिहार बोर्ड में उतना। बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो बहुत ही लॉकडाउन में जूझे रहे, तो जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो भी बच्चे पर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि बच्चे का इजी क्वेश्चन पूछा जाए ताकि वो आराम से जवाब दे। तो आपके एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप इस पर घबराए नहीं, बल्कि अच्छे से आप स्टडी करें। देखिए, एपी से रिलेटेड कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एपी से बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चैलेंज के साथ बोलते हैं। एपी में सार अंतर निकालने का क्वेश्चन ही तुमको पूछा जाएगा। देखिए, ये तो हम क्लियर बताते हैं, क्वेश्चन मिलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या पढ़ाए थे। और उसके बाद क्वेश्चन निकलने के बाद अगर ये क्वेश्चन टैली नहीं करेगा तो डिसलाइक मारिए, और उसी दिन वीडियो के बारे में आप पूरा डिसलाइक कीजिए और सबको बताइए कि ये वीडियो अच्छी नहीं है। आप एग्जाम के दूसरे दिन आप ये वीडियो को देखिए और ये पढ़ाया गया क्वेश्चन से टैली किया है या नहीं, ये भी आप ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मान लीजिए आपको पूछा जाएगा 2, 7, 11 और यहाँ 15, ऐसा क्वेश्चन है। इसका सार बनता, ये एपी है, ये क्या है? एपी है। एपी का सार अंतर ज्ञात करें। सार अंतर क्या होगा? सार अंतर को क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो डी निकालना है। डी में क्या करना है? सेकंड पद में फर्स्ट पद को माइनस कर देना है, सार अंतर निकल जाएगा। अर्थात डी बराबर a2 माइनस a1, इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं a1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2, आंसर क्या हो जाएगा? 5। बिल्कुल आसान है। कहेंगे सर एकदम आसान हो गया, सेकंड में फर्स्ट को घटा दिया, एकदम सार अंतर निकल गया। देखिए, सार अंतर तो निकालने सीख गए। अच्छा बच्चों, इस सार अंतर में थोड़ा सा तुमको और भी डिफरेंस कर देगा ना, माइनस लगा देगा। इतना इजी थोड़ा ना पूछेगा, हलवा की तरह बना दोगे। थोड़ा सा देखिए, माइनस भी लगा देगा। मान लीजिए -3 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 एक्सेट्रा, ऐसा क्वेश्चन एपी में दे दिया। अब कहेगा इसमें सार अंतर बताएं, आप क्या करेंगे? डी बराबर तुरंत कहेंगे हाँ सर a2 माइनस a1 होता है। a2 का फॉर्मूला, a2 कितना है? -4, और a1 ये तो माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस है, और a1 कितना है? -3। क्या भाई, माइनस पे माइनस देखा है कभी क्या? माइनस के साथ माइनस ऐसा नहीं होता है, तो इसको ऐसे लॉक तो कर दो। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। क्या आ जाएगा? -4, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, +3, 2 रंग सिंबल रहेगा, घटा देना सिंबल ग्रेटर नंबर का। तो 2 रंग सिंबल है, घटा देंगे, 4 में 3 गया, 1 बचा, सिंबल ग्रेटर नंबर का -1। इसका सार अंतर क्या हो जाएगा? -1। इस तरह का सार अंतर से पूछा जाएगा। चलिए, सार अंतर से हट के थोड़ा सा चले जाइए आप द्विघात समीकरण में। सारे चैप्टर से फोकस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण में, ये द्विघात समीकरण सार अंतर। देखिए, अगर मेरी पढ़ाई समझ में आए या ना आए, दिमाग में सोच लीजिए कि एपी से सार अंतर ही पूछा जाएगा, और सार अंतर आप अलग टीचर से भी पढ़े हैं तो उसको आप ध्यान में ले लें। कोई जरूरत नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही समझना है। आप सार अंतर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सार अंतर किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो अगले टीचर का भी समझे, लेकिन सार अंतर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपको पूछा जाएगा द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है? इसमें 4 टॉपिक होते हैं। एक होता है मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, दूसरा होता है मूल अवास्तविक होते हैं, और तीसरा होता है मूल वास्तविक और समान। कई ढंग के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, क्वेश्चन 4 टाइप का पूछा गया। मान लीजिए कि यहाँ पूछेगा x प्लस, मूल वास्तविक के बारे में पहले समझिए क्या होता है। डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो, डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो, या डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, या डी का वैल्यू जो होगा
जीरो के बराबर हो, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है 3 टाइप का। ठीक है। डी फॉर होता है विविधकर, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। चलिए इसके बारे में जानिए। डी जीरो से क्या है, छोटा है, यहाँ डी क्या है, जीरो से बड़ा है, और यहाँ डी बराबर है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्या, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि द्विघात समीकरण में डी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। डी निकालते हैं ना बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला से, तो उससे देखिए डी का वैल्यू अगर जीरो से छोटा हो तो क्या होगा, डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा हो तो क्या होगा, अगर डी का वैल्यू जीरो के बराबर हो तो क्या होगा। डी का वैल्यू जीरो से छोटा कहने का मतलब निगेटिव, निगेटिव आंसर होगा। पूरा आंसर जीरो से छोटा तो निगेटिव है ना आता है। जीरो से छोटा क्या है, -1 -2 -4 -7, माइनस में जितना चीज है सब डी से छोटा है। डी से छोटा होने पर क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होती है, मूल वास्तविक नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, डी जीरो से बड़ा हो, ये होता है मूल वास्तविक, वास्तविक होता है। और क्या होता है, दो मूल वास्तविक होता है, और क्या होता है, दो मूल अलग अलग होते हैं, मूल अलग अलग होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे डी अगर जीरो के बराबर हो तो ये तो मूल वास्तविक होगा ही, वास्तविक होगा, और क्या होगा, समान होगा, दोनों मूल समान होगा, दोनों आंसर बराबर निकलेगा डी जीरो में। इसमें तो दोनों आंसर निकलेगा ही नहीं। इस चीज को हम आगे 12 क्लास में पढ़ते हैं, 12 को आपको फोकस नहीं करना है। इसमें यह जानना कि डी अगर माइनस में आ जाएगा तो वहीं पे खत्म हो गया। डी जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा, दो आंसर अलग अलग आएगा, मूल अलग अलग होगा, और डी जीरो के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है डी से रिलेटेड। और अब चले आइए डी से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक देखिए। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है। मूलों का योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल कहने का मतलब मूल अगर अल्फा है और दो मूल अल्फा और बीटा है तो इसका योगफल, ये पूछ सकता है एग्जाम में, या शॉर्ट में ये भी लिख सकता है, दोनों तरीका समझो। हिंदी में इतना लिखा रहेगा और शॉर्टकट में ये लिखा रहेगा, मैथमेटिकल रूल में अल्फा प्लस बीटा लिखा रहेगा। अल्फा को ऐसे भी कर देता है, अल्फा और बीटा ऐसे घुमा देता है, ऐसे ये अल्फा ही है, लिखावट अल्फा ऐसे होता है। ठीक है। ये पढ़ने वाला अल्फा है। मूलों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल का फार्मूला अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। ठीक है। ये है। और कभी कभी आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन पूछ देता है, मूलों का योगफल पूछ सकता है, मूलों का गुणनफल पूछ सकता है, और स्पेशल क्वेश्चन में क्या पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड करें, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड करें। ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, c/a, c/a है। ठीक है। ये a अगर कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, -b/c। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा, -c/a। तीनों चीज याद रखिएगा। अब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस हिसाब का पूछा जाएगा, ये तो फार्मूला हुआ कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा यहीं पे इजी वे में यहाँ पे समझा देते हैं। यदि ax² + bx + c बराबर 0 हो, 0 हो तो मूलों का योगफल ज्ञात करें, मूलों का योगफल ज्ञात करें, ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया है, ax² bx + c बराबर 0, मूलों का योगफल ज्ञात करें। इसमें क्या करेंगे, मूलों का योगफल का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है, -b/a, आंसर हो जाएगा। ऐसा हो जाता है। तो यहाँ तो हो गया। अब ये फार्मूला को कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको दिमाग में आप याद रखिए, और उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेगा bx² + cx + a बराबर 0, द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे bx² + cx + a = 0, इसमें मूलों का गुणनफल क्या होगा,
ये वाला कॉलम को ए बोलते हैं, ई कॉलम को बी बोलते हैं, ई कॉलम को सी बोलते हैं। इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट में ए होता है, बी होता है, सी होता है। यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा बी, बी बराबर क्या हो जाएगा सी, और सी बराबर क्या हो जाएगा ए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों पॉइंट लिख दिया। मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। मूलों का गुणनफल मतलब इंटू अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाय ए। अभी पढ़े थे ना पहले, अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए। तो सी के सीट पर कौन बैठा हुआ है, सी के सीट पर ए बैठा हुआ है, तो ए हो जाएगा। और ए के सीट पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, इसलिए ए बाय बी आंसर। क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर? चलिए इसके बारे में, ये ए बी सी मान लिया और सी बाय ए, तो सी के टर्म में ए है और ए के टर्म में ये, इस प्रकार आ जाएगा। अब ये तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है कभी कभी, और कभी कभी इजी में भी पूछ देता है। मान लीजिए यहाँ पे इजी में पूछ देगा -4x² + 3x + 2 = 0। तो इसमें मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल सी बाय, ये क्या चीज़ है, ये है ए, ये क्या चीज़ है बी, और ये क्या चीज़ है सी। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए, मतलब सी बाय ए। तो सी क्या है 2 है, और ए क्या है -4 है। तो इसको कटा देंगे, 2 × 2, 2 × 4, -1/2। तो ये आ जाएगा मूलों का गुणनफल -1/2। ऐसे योगफल गुणनफल से रिलेटेड खूब हिसाब पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। चलिए हाँ, बच्चों हम अब बता रहे हैं बहुपद। बहुपद से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन उठाएगा। देखिए बहुपद से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता रहे हैं। उसमें ग्राफीय निरूपण पूछा जा सकता है। ये ग्राफ कैसा रहता है, देखिए फटाफट एकदम जवाब देते जाइएगा। कमजोर बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे, जो तेज बच्चे हैं वो तो समझिए ही जाएंगे। ठीक है, देखिए ग्राफ में तुम लोगों को क्या होगा, ये मार्कर दूसरा है, लेते हैं ब्लैक मार्कर, थोड़ा डीप दिखाई देना चाहिए। देखिए ये इस टाइप का ग्राफ पूछा जाएगा। ये पता है ना, वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स है। सपोज दैट ये भी ग्राफ इस तरह का पूछा जाएगा, वाई डैश, एक्स डैश और एक्स, ऐसा रहेगा। मात्र 2 क्वेश्चन काफ़ी है आपको समझने के लिए। देखिए इससे रिलेटेड एक ऐसे घुमा देगा, ठीक है, एक ऐसे लाइन खींच देगा। सपोज दैट ये है, ऐसा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है शून्यकों की, पीएक्स में शून्यकों की संख्या क्या होगी। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा पीएक्स में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। दोनों क्वेश्चन के लिए यही है, पीएक्स में शून्यकों की संख्या। एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए इस साइड में बनाए है, दूसरा क्वेश्चन उस साइड में बनाए। तो देखिए पीएक्स में शून्यकों की संख्या, तो एक्स वाले एक्सिस तो ये है ना, ये तो वाई वाला लाइन है, ये एक्स वाला लाइन है। एक्स वाला लाइन को ये कितने बार टच किया है, इस पर गौर करना है। ठीक है, ये लाइन जो हम इस तरह का बनाए हुए हैं, ये लाइन, ये वाला लाइन को कितने बार टच किया है। देखिए एक बार तो यहाँ टच किया, दूसरी बार यहाँ किया, तीसरे बार यहाँ किया, और चौथे बार यहाँ किया। इसमें पी एक्स शून्यकों की संख्या 4, यही 4 आंसर हुआ। जितना बार ये लाइन टच कर रहा है उतना आंसर। अगला देखिए, ये वाला लाइन देखिए यहाँ से पास की, तो यहाँ एक बार ना टच कर, सॉरी यहाँ पे एक बार टच नहीं कर रहा है भाई। ये वाला एक्स को कितने बार टच कर रहा है, एक्स के बारे में पूछ रहा है ना, एक्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये वाला लाइन को ये कितना बार टच कर रहा है, एक भी बार टच नहीं कर रहा है। इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 आंसर होगा, क्योंकि इस लाइन को एक भी बार कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन उठाया जाएगा, एक ग्राफ बना दिया जाएगा और कहेगा शून्यकों की संख्या फाइंड करें। अरे ये तो बिल्कुल आसान है सर, पहले काहे नहीं बताया कैसे बनता है। देखिए कितनी इजी वे में बनेंगे। ठीक है, ये तो 2 थोड़ा फास्ट बताया, आप नहीं समझ पाए होंगे, जरा आराम से समझो। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, 3-4 ग्राफ बताते हैं और वहां से आप समझ लीजिए। देखिए ये ग्राफ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये भी ग्राफ है, एक्स है वाई है, एग्जाम में ये बना रहेगा। ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। ऐसे कभी ऐसे कर देगा, कभी ऐसे कर देगा, ठीक है, कभी ऐसे कर देगा, कभी ऐसे करके ऐसे कर देगा। सब ग्राफ ही बना रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और ऐसे काट देगा। ये सब में शून्यकों की संख्या फाइंड करना है। देखिए इसमें देखिए कि ये नीचे वाला सोया वाला जो लाठी है, सोया हुआ जो लाइन है, इसको ये कितने बार टच कर रहा है। ये जो सांप की तरह बना हुआ है ना, समय की तरह, ये कितने बार काट रहा है। देखिए यहाँ 1 2 3 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा।
इसमें देखिए ये सोया हुआ लाइन को कितने बार काट रहा है, 1 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं कट रहा है, 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सोया हुआ लाइन ये है और ये लाइन इसको टच कर रहा है क्या, टच नहीं कर रहा है, हम कहेंगे ना टच नहीं कर रहा है। ये सोया हुआ जो लाइन है ये वाला लाइन, इसको ये एक बार भी टच किया नहीं ना किया, इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसमें देखिए ये सोया हुआ लाइन है, इसको ये लाइन के बाद टच कर रहा है, यहाँ 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। तो देखना है कि जो सोया हुआ लाइन है उसको ये कितने बार टच करता है, जितने बार टच करता है उसका आंसर उतना ही होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए ये शून्यकों की संख्या हो गया। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, शून्यकों की संख्या मतलब कि बहुपद का क्लियर कर दीजिए। त्रिकोणमिति भाई, त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन। त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं, सारे बच्चे को पता होते हैं, जो पढ़ाई किए होंगे 6 फंक्शन याद होगा, जो नहीं किए होंगे वो अभी याद कर लीजिए। 6 फंक्शन क्या क्या होता है। 6 फंक्शन होता है, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, उसके बाद होता है कॉट, उसके बाद होता है सेक, उसके बाद होता है कॉसेक। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इतना होता है फंक्शन। ठीक है, अगर इसमें थीटा जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अरे सर ये थीटा का प्रॉब्लम कहाँ से आ गया, हमने तो कभी पढ़ाई नहीं किया है थीटा के बारे में, फिर ये थीटा कहाँ से आ रहा है। बच्चे लोग बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं ये थीटा में। इस थीटा में 6 फंक्शन है, ठीक है, लेकिन 6 फंक्शन का रोल बहुत ही इंजॉयफुल है। देखिए इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो साइन है इसका व्युत्क्रम ये कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। इसका मतलब देखिए साइन, अगर आपको पूछा जाए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला फटाक बोल दीजिएगा 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा, यहीं से फॉर्मूला निर्गत कर रहे हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला, इसके ऊपर में 1 लगा दीजिए तो 1/cosec थीटा। अगर तुमको पूछा जाए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/sec थीटा। ठीक है, 1/sec थीटा। अगर तुमको पूछा जाए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा 1/cot थीटा, कॉट थीटा। थोड़ा उल्टा चलाइए सर, उल्टा उल्टा इधर से, अब ये तो सीधा पढ़ा रहे थे। इसका फॉर्मूला होगा, इसके ऊपर में 1 लगा दो, इसका फॉर्मूला इसके ऊपर में 1 लगा दो, इसका फॉर्मूला इसके ऊपर में 1 लगा दो। देखो इसका फॉर्मूला हो गया। अब उल्टा पूछ दिया, इधर से पूछ देगा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके ऊपर में ना 1 लगा दो, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। क्लियर हो गया। अगर इधर से पूछे तो उसके ऊपर में 1 चढ़ जाएगा और उधर से पूछा जाएगा तो इसके ऊपर में 1 चढ़ जाएगा। कितना इजी है। ये कितने फार्मूला हो गए, 12 फार्मूला आपको याद करा दिए। चलिए 12 फार्मूला के बाद कुछ और मैटर पे चलते हैं। ये फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको दिया जाएगा साइन स्क्वायर 150 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 150 डिग्री। ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर 150 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 150 डिग्री। हम तो 90 डिग्री तक ही पढ़े हैं सर, ये एग्जाम में तो सिलेबस से भी बाहर क्वेश्चन पूछ दिया, क्या करेंगे, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। बच्चे कंफ्यूज कि आप देखिए 150 डिग्री तो होता ही नहीं है, हमने तो 90 डिग्री तक ही पढ़ा, यहाँ 150 डिग्री घुसा दिया, अब हम क्या करें। तो देखिए 50 डिग्री से मतलब नहीं है, आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1। अगर यहाँ पे थीटा थीटा दोनों जगह लगा रहे हैं, स्क्वायर चला रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ए लिख देगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो भी आंसर 1। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी तो भी आंसर 1। तो क्यों नहीं सर, साइन स्क्वायर 150 और कॉस स्क्वायर 150, इसका भी वैल्यू 1। बात तो बराबर है, थीटा दोनों जगह है, उसका आंसर 1। पता चल गया ना। इस तरह का क्वेश्चन में कंफ्यूज होते ये वीडियो देखने के पहले, अगर बिना देखे एग्जाम में बैठते तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता तो। चलिए इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइन, मान लीजिए साइन लिखा हुआ है 40 डिग्री बटा कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू बताइए सर फटाफट। यहाँ पे लिखा रहेगा टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री नहीं लिखा रहेगा, 89 डिग्री लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ लिखा रहेगा कॉट 1 डिग्री, ऐसा हिसाब लिखा रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दे, ये ऊपर नीचे का दोनों का वैल्यू अगर जोड़ के 90 डिग्री पूछता है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन मारना है, थोड़े ना हमको सॉल्यूशन दिखाना है कि कितना हो रहा है, ऑप्शन मारना है। बटे में ऊपर नीचे अगर जोड़ करके 90 पूरा कर रहा है और साइन का फंक्शन कॉस है, इस तरह का फंक्शन में दिया रहे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ करके फट से देख लीजिएगा, 90 पूरा रहा है ऊपर नीचे है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यही चीज को अगर साइड में कर दिया जाए, मान लीजिए साइन 40 माइनस कॉस 60, अगर साइड कर दिया जाए, साइड माइनस के रूप में, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये दोनों पूर के 90 पूरा रहा है तो 0 आंसर होगा। अगर यहाँ पे हो जाएगा 10 89 माइनस कॉट 1 डिग्री, ऐसा रहेगा, साइड में माइनस रहे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसा 4 क्वेश्चन है तुम आपके एनसीईआरटी में, और चारों का इस तरह का सॉल्यूशन होता है। सिर्फ 1 जानना है, बटन में रहेगा 1 आंसर, साइड में रहेगा 0 आंसर। क्लियर? फार्मूला के बारे में बताएंगे जब लॉन्ग पढ़ाने लगेंगे, तो फार्मूला कैसे बनता है, कैसे 0 होता है, इसका प्रूफ बताएंगे। अभी ये जानना है बटन में रहे फट काट के 1 लिख दो, साइड में रहे तो 0 लिख दो। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन दिया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे देगा इस ढंग का साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये तो अभी तुरंत लगता है पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, जस्ट 2 मिनट पहले पढ़े थे ना सर। क्या होता है, यहाँ पे दोनों थीटा बराबर है, साइन कॉस में आंसर है, आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? चलिए, इतना साइन त्रिकोणमिति से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थोड़ा सा अलग ढंग का क्वेश्चन होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, साइन, ठीक है, साइन कितना है 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या होगा? कहेंगे सर इसको तो एग्जाम में हल करना पड़ेगा हमको, बिना हल किए कैसे हो सकता है? तो ध्यान रहे, अगर यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी है, ऐसा है, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ए के सीट पर 60 और बी के सीट पर 30, 60 प्लस 30, कहने का मतलब कितना हो गया? साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्लियर हो गया? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में उठाया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उठाया तो ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव में होगा तो मान धर करके सरल करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन ऐसा भी उठाया जा सकता है, मान लीजिए यहाँ पे लिख देगा 10 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उठा सकता है, ऐसे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ 10a प्लस बी का फार्मूला ये निर्गत कर रहा है, 10a प्लस बी के फार्मूला पे ये रिलेटेड है। इसका फार्मूला आता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, ऐसा होता है, ठीक है। प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस, यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस, यहाँ प्लस, उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ये प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस होगा सपोज दैट, तो यहाँ माइनस होगा और नीचे प्लस होगा, ऐसा होता है। यहाँ पहले क्या था प्लस, तो यहाँ क्या होगा प्लस, और ये तो क्या होगा माइनस। ये तो क्लियर है ना? ये देखिए इसी फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है? यही मैटर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब ये फॉर्म किस चेंज में हो जाएगा? इस फॉर्म में आ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 10a प्लस बी, कहने का मतलब 60 प्लस 30, अर्थात कितना हो जाएगा 10 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री का मान कितना होता है सर? 10 90 डिग्री का 0 आंसर होता है ना? 10 90 डिग्री का साइन 90 डिग्री का मान कितना 0 होता है, इन्फिनिटी होता है। अरे 10 90 का क्या होता है सर? साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90। नहीं, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। 1 में 0 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब 10 90 का मान इन्फिनिटी होगा, ठीक है, वो परिभाषित है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से उठाया जा सकता है। अब बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आए कि कौन सा आंसर होगा, त्रिकोणमिति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में रखिएगा कि 1 आंसर आएगा। नहीं अगर बने तो 1 आंसर लगाइएगा, ज़्यादातर 1 आंसर होता है।
कहीं कहीं 1 से अलावा आ जाएगा, मतलब कि एक्सेप्शन केस में 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट ज़्यादातर आंसर 1 ही आता है। उतना भारी नहीं पूछेगा, समझो कि 1 वाला ही पूछेगा। त्रिकोणमिति से कुछ समझ में ना आए 1 आंसर लगाइएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछ दिया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। कभी कभी ऐसा पूछ देगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, क्या होगा सर, ये क्या होगा? एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर का भी तुरंत बताए 1 बटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका वैल्यू कितना हुआ? यहाँ भी देखिए कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री इंटू इसका फार्मूला क्या होगा 1 बटा सेक स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री कैंसिल इक्वल टू 1, ऐसे आंसर 1 आता है। क्लियर? त्रिकोणमिति से ज़्यादातर आंसर 1 होने की संभावना होती है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति खत्म हो गया। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 चर वाले, 3 चर वाले, 4 चर वाले, 5 चर वाले, कितनों चर वाले पूछ सकता है। देखिए जिस पर अधिकतम पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसके पर 1 पावर हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। पावर के बारे में जानिए, जिसको घात बोलते हैं हिंदी में, जिसका अधिकतम घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको कहते हैं द्विघाती समीकरण। ठीक है, जिस पर अधिकतम घात 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघाती समीकरण, और 3 से ओवर उससे ज्यादा होगा तो उसको कहेंगे बहुपद। वैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 3 तक रहेगा, त्रिघाती तक ही समझो। ठीक है, अब देखिए यहाँ x है प्लस y इज इक्वल टू 0, ये कौन सा समीकरण है, विच टाइप ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे पूछेगा कि ये समीकरण किस टाइप का है। इसका देखिए पावर कितना है भाई, अधिकतम पावर तो 1 है, तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए यहाँ पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, इसका अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पे पूछा जाए x प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अधिकतम पावर कितने हैं, 3 है, इसलिए ये त्रिघाती समीकरण है। अधिकतम घात जहाँ भी देखो तीनों में, यहाँ तो घात 1 छिपा हुआ है ना, 1 3 2, तो सबसे ज्यादा क्या है 3 है ना, तो ये त्रिघाती समीकरण, इसमें सबसे ज्यादा 1 है, कुछ नहीं है लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो वो हो गया रैखिक समीकरण। और 2 पावर होगा तो द्विघाती समीकरण, 3 पावर होगा अधिकतम तो त्रिघाती समीकरण। ये समीकरण पहचानने समझ गए, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती पावर पे पहचाना जाता है। अब ये पूछा जाएगा चर, चर किसको कहते हैं, अब चर के बारे में जानिए। चर कहते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, अल्फा बीटा, कुछ भी अल्फा बीटा एनीथिंग, ये सब नंबर जितना पीस लिखा हुआ है उतना चर होगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कितने चर वाले समीकरण है, चर पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है ये कितने चर वाला है, चर बताना है। तो यहाँ देखिए एक तो ABCD का लेटर में x है और y है, ये 2 तरह का है। ABCD का लेटर x y है, इसका मतलब इसका 2 चर है, इसका चर क्या हो जाएगा 2। समीकरण किस टाइप है, द्विघाती समीकरण। पूछा जाएगा कि ये कैसा समीकरण है, आंसर होगा द्विघाती। द्विघाती क्योंकि अधिकतम घात 2 है और चर 2 है, चर भी 2 है, घात भी 2 है, 2 घात के कारण द्विघाती, अब चर 2 है, इसीलिए 2 चर वाले हुए। अब देखिए 2 चर वाले, इसका नाम रैखिक समीकरण कैसे पढ़ा, कहेगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए x प्लस वाई बराबर 0, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये कैसा समीकरण है, इस पर कितना पावर है, 1 पावर है, इस पर भी 1 पावर, अधिकतम पावर तो 1 के ना हुआ, अधिकतम पावर तो 1 हुआ, तो घात कितना हुआ, घात हो गया आपका 1, हाँ, चर कितना हो गया, चर हुआ 1 x 1 y, 2 हो गया चर, तो घात 1 है, तो एक घात वाले को क्या बोलते हैं, रैखिक। ये समीकरण का नाम होगा रैखिक। ठीक है, चर 2 है इसलिए ये कहलाएगा, सॉरी चर 2 है ना, तो चर 2 है तो क्या कहलाएगा, घात 1 है तो रैखिक कहलाएगा, और 2 चर है तो 2 चर कहलाएगा। नहीं, 2 चर होगा, 2 चर वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये कहलाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब कुछ इसी से रिलेटेड रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती ऐसे पूछा जाएगा, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। अब कभी कभी पूछता है कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है।
तो बहुपद के बारे में जानिए। चर पर, ठीक है, चर पर जो चर होता है, कहने का मतलब एक्स वाई जेड। कितना बच्चा चर भी नहीं समझता है, चर नहीं समझता तो एबीसीडी का लेटर तो समझते हो ना। चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड पर अगर रूट लगा रहे, रूट चढ़ा रहे या बटे में पावर हो, एक्स चर पर पावर, चर पर पावर, पावर मतलब घात, चर पर घात क्या होना चाहिए, चर पर घात फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चर पर घात भिन्न में नहीं होना चाहिए या निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये बहुपद का दो रूल्स है। एक चर पर पावर भिन्न नहीं होना चाहिए और चर पर पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तुमको क्वेश्चन इस टाइप से इससे उठाएगा ऑब्जेक्टिव कि कौन सा बहुपद है। क्वेश्चन इस तरह का है, कौन सा बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 0 छोड़िए इतना ही लिखा रहेगा, हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए x प्लस, ठीक है, 4x 3/2 पावर प्लस 9, ऐसा है। और तीसरा क्वेश्चन में x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9। और चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 3/4, 4 नहीं यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, x प्लस, ठीक है, 4/x प्लस 9, ऐसा कर दीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, ये बारे में आपको जानना है। कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो जानिए। ये x है ना, x पर रूट लगा हुआ है भाई। ये रूट का मतलब क्या होता है, ये रूट का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, 1/2 पावर। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो यहाँ पे अगर रूट इसको हटा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/2 हुआ। अगला देखिए, यहाँ x पर पावर 3/2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे x नीचे है और ये x को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x को ऊपर करेंगे क्या हो जाएगा, x पर पावर माइनस, निगेटिव हो जाएगा ना, ये निगेटिव पावर। ये भिन्न में है सर, और निगेटिव है, ये तो भिन्न में है, तो ये सब क्या होगा, भिन्न या निगेटिव नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो कौन सा बहुपद है, ये बहुपद है, क्योंकि होल नंबर में है पावर, इसलिए ये बहुपद है। कितना डीप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए, होल नंबर में पावर होगा, बहुपद में होल नंबर में पावर होगा, ये याद रखिएगा। निगेटिव या बटा में कभी पावर नहीं होता है बहुपद में, ठीक है। ये बहुपद पहचानने से आएगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं बहुपद पहचानने के बाद। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी माध्य निकालने के लिए हम स्टार्टिंग में पढ़ाए, माध्य से बच्चे को कभी कभी पूछ देता है 5, ठीक है, 5 पूछ देगा प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह का है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्राकृतिक संख्या का माध्य मतलब कि नेचुरल नंबर क्या होगा। तो हमने तो माध्य पढ़ा था ना थोड़ा देर पहले, बहुत समय पहले, प्रारंभिक में जो वीडियो देखे थे उसमें माध्य पढ़े थे। सबको जोड़ना है, जितना पीस है उतना भाग दे देना, माध्य निकल जाएगा। अब 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य, तो पहले 5 प्राकृतिक संख्या तो लिख लीजिए। ये प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, समझ में आया। 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका स्टार्टिंग नंबर 1 होता है। लगातार प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य, प्रथम 5 तो ले लिया ना, 1 2 3 4 5, इसका माध्य पूछ रहा है। माध्य पूछ रहा है तो सबको जोड़िए, 5 4 9 3 12 1 2 14 1 15, 15 कितना पीस है, ये 5 पीस है। यह 5 डिवाइड कीजिएगा, 3 कटा दीजिए, ऐसे करके फिर आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। यहाँ पे पूछ सकता है 5 पूर्ण संख्या का माध्य, यहाँ पे लिख देगा पूर्ण संख्या का माध्य। पूर्ण संख्या कहने का मतलब होल नंबर, होल नंबर का माध्य पूछ देगा। तो ये होल नंबर का माध्य कैसे निकालेंगे सर,
होल नंबर का माध्य, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4, 5 संख्या लिख दी है, देखिए 1 2 3 4 5 होल संख्या में ये आता है 0 1 2 3 4 5। इसका माध्य पूछ रहा है तो इसको पहले ऐड तो कर लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, तो ऐड करके कितना आया 10, है कितना पीस 5, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। ये 5 पूर्ण संख्या का माध्य। प्राकृतिक संख्या का माध्य, पूर्ण संख्या का माध्य, सम संख्या का माध्य, विषम संख्या का माध्य ऐसा आ सकता है। सम संख्या तो ऑलरेडी सभी बच्चे जानते हैं, 2 4 6 8 10 सम संख्या होता है। विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7 9, इस तरह का विषम संख्या होता है। ऐसा भी माध्य पूछ सकता है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक संख्या, ध्यान में बच्चे घबराते क्या है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में ध्यान रहे। प्राकृतिक संख्या जो होता है 0 से 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब जहां तक का माध्य पूछ रहा है 6 तक 10 तक 20 तक 25 तक, उतना तक का माध्य निकाल लीजिए। हो गया क्लियर, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्लियर हो गया। सम संख्या तो जानते करते हैं, जिसका जोड़ा लगता है सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14, ये सब सम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7 9, ये सब विषम संख्या है। समझ गए, इसका माध्य पूछा जा सकता है, क्लियर। अब माध्य से एक और क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक हमको माइंड में आ रहा है, वैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा क्वेश्चन पर गौर कीजिए। यदि तीन संख्या एपी में है तो उसका माध्य क्या होगा, उसका माध्य क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है कि 3 संख्या जो है वो एपी में है और उसका माध्य क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 संख्याएं एपी में और उसका माध्य क्या होगा। अब हम सोचेंगे 3 संख्या एपी का लेना है और उसका माध्य निकालना है, तो ये एपी का 3 नंबर क्या होता है। एपी का 3 नंबर क्या मानते हैं, पहला नंबर क्या मानते हैं, अल्फा माइनस बीटा, याद रखिएगा। एपी का पहला नंबर अल्फा माइनस बीटा, एपी का दूसरा नंबर सिर्फ अल्फा और एपी का तीसरा नंबर अल्फा प्लस बीटा, और इसका तुमको माध्य पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका तुमको माध्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माध्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, ये 3 नंबर है इसलिए 3। ठीक है, ये माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, मतलब 3 अल्फा बटा 3, 3 से कैंसिल इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य अल्फा होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 संख्या एपी में है तो उसका माध्य क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, न्यूमेरिकल्स में जितने सारे क्वेश्चन बताए इसको रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगला लाइक करें और सब्सक्राइब करें बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ें। ये हम नहीं कहते हैं, जो मेरी पढ़ाई है आप बेस्ट ढंग से समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं भी समझे होंगे तो इस टाइप की क्वेश्चन की आप तैयारी करें जिस टाइप का हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो बना रहे हैं जो बिल्कुल डीप में पढ़ाएंगे और आप डीप से समझेंगे। ठीक है, और ये हम फास्ट पढ़ा रहे थे जो कि आपको समझ में कुछ कम आते होंगे। अगर नहीं पढ़ाई किए होंगे तो नहीं, अगर पढ़ाई किए होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आते होंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन से रिलेटेड आपका 40 से ओवर क्वेश्चन इससे टैली करेंगे, ये हम 100% आपको गारंटी दे रहे हैं कि 40 से ओवर क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा। आप एग्जाम देके आने के बाद फिर से वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा ऑब्जेक्टिव, आज देखिए आपको 100% गारंटी के साथ यही आएगा। जानते हैं कब से पढ़ा रहे हैं, जो इनका कितना है एक्सपीरियंस, 2006 से ही पढ़ा रहे हैं, आज 2021 है। अब प्रत्येक साल जो गेस करते हैं ना वही क्वेश्चन आता है, जो टाइप बताए हैं वही क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या कीजिए, खुद पढ़िए, बार बार रिवाइज करके देखते रहिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सब्जेक्टिव के लिए तुरंत इंतजार कीजिए, सब्जेक्टिव भी आएगा, साइंस का भी आएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का आएगा। सिर्फ आप क्या, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जितना शेयर कीजिएगा उतनी अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। उसके बाद आपको पॉलिटेक्निक, पैरा मेडिकल, IIT, JEE मेडिकल सबका यही इसी पर आएगा चैनल पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरा वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।